4 जून 2024 के दिन जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ रहे थे और करीब शाम के 4 बज चुके थे और वोटों की गिनती में कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीत चुकी थी। इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता में तो जगह नहीं मिली और लगातार तीसरे चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी। लेकिन शाम को नई दिल्ली से एक तस्वीर आई। यह तस्वीर राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी इस तस्वीर में हाथों में तिरंगा पकड़े हुए एक कांग्रेस कार्यकर्ता को गले लगाते नजर आ रहे थे और इस तस्वीर को कांग्रेस पार्टी की ओर से शेयर किया गया और कहा गया कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी इस जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के एक आम कार्यकर्ता तक को दे रहे हैं। 4 जून तक 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए एक जीत थी। क्यों जीत थी? क्योंकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस पार्टी एक में करीब 44-45 और दूसरे में 52-53 इतने पर ही आकर सिमट गई थी और जो 2024 के नतीजे थे वो उनके लिए किसी जीत से कम नहीं थे। लेकिन फिर आया टूल किट, फिर आया भारत के बाहर से एक आदेश और यह आदेश राहुल गांधी के लिए था, जिसमें कहा गया कि देखो अगर आप इस तरीके से जीत का जश्न मनाएंगे तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप रहेंगे तो विपक्ष में ही रहेंगे, तो आप सत्ता से बाहर ही, इसलिए आप इसे जीत मानिए ही नहीं, बल्कि आप इसे अपनी एक रणनीति तैयार कीजिए और सरकार के खिलाफ अभियान के तौर पर लाइए। तब राहुल गांधी ने वोट चोरी वाला पूरा एक अपना नैरेटिव गढ़ा। महाराष्ट्र चुनाव से इसकी शुरुआत हुई थी। मैं आपको बता दे रहा हूं, जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, जब दिल्ली के नतीजे सामने आए, जिस दिन दिल्ली चुनाव के रिजल्ट आए थे, उसी शाम को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि देखो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा हेरफेर हुआ है, यहां पर इतने लाख वोटर्स गायब हो गए हैं। और उन्होंने आंकड़े कैसे दिए थे कि देखो लोकसभा चुनाव में इतने वोटर थे, 2019 तक 2024 तक इतने इतने हो गए। इस तरह से उन्होंने पूरी कहानी रची। धीरे धीरे राहुल महाराष्ट्र से आगे बढ़े, महाराष्ट्र से वो कर्नाटक पहुंच गए, कर्नाटक का उदाहरण वो देने लगे। धीरे धीरे ये क्लेम केंद्र सरकार तक आ गया। राहुल ये तक कहना शुरू कर चुके थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से हार चुके हैं। एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एटम बॉम्ब का नाम दे दिया, आग का नाम दे दिया और इन तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। और ये मैं कोई अपने ख्याली मन से नहीं कह रहा हूं, ख्याली पुलाव नहीं पका रहा हूं। आप अगस्त महीने की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा और फिर सितंबर महीने की जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के बाद की थी। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने तक राहुल गांधी अपने पूरे भाषण में, ट्विटर्स में जेनजी का नाम लेने लगे थे। यह वही वक्त था जब नेपाल में तख्त पलट हो रहा था और राहुल यह भारत में करवाना चाह रहे थे। बांग्लादेश में भी वोट चोरी के इल्जाम लगे हसीना सरकार पर और वहां पर तख्त पलट हुआ। नेपाल में युवा जेनजी सामने आया और वहां तख्त पलट हुआ। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। राहुल इसी कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन जब राहुल गांधी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए और कुछ साबित नहीं कर पाए, सारे दस्तावेज, सारे सबूत उल्टा उन्हीं के खिलाफ चले गए, राहुल समझ गए कि कहीं ना कहीं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार के खिलाफ ये आरोप लगाने उनके खिलाफ ही एक बड़ी मुश्किल बन रही है। राहुल खुद मुसीबत में फंस रहे हैं। वो शांत हो गए। इसके बाद बिहार चुनाव के नतीजों ने राहुल गांधी की यह कहानी खत्म कर दी। उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी, लेकिन बिहार में कांग्रेस पार्टी की जो दुर्गति हुई उससे राहुल को एहसास हो गया कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ना तो जनता भड़क रही है, ना तो जनता उनके आरोपों को सुन रही है, ना उनका सरकार के प्रति विश्वास कम हो रहा है। लेकिन अब जब 4 मई के दिन 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सामने आए, इनमें एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य थे पुडुचेरी को छोड़कर। तमिलनाडु में टीवीके और कांग्रेस अब वहां पर सरकार बनाने जा रही है। केरला में कांग्रेस अपनी दम पर सत्ता में आ गई। 2 राज्य, पश्चिम बंगाल जहां भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से 10 साल एक
मिनट, एक एक सेकेंड पश्चिम बंगाल को बदलने में लगी हुई थी, वहां वैचारिक क्रांति लाने में लगी हुई थी, वहां भाजपा की सरकार बन गई। असम में 102 सीटें आ गई। हिमंता बिस्वा शर्मा तो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि यहां कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है, उनके अपने नेता छोड़कर जा रहे थे। इन नतीजों को स्वीकार करने की बजाय अब राहुल ने एक बार फिर से वोट चोरी का राग छेड़ दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि असम और बंगाल में जो नतीजे सामने आए हैं, जो जनता ने फैसला तय किया है, ये असल में वोट चोरी है। ये 2024 में हुई थी, महाराष्ट्र में भी हुई, दिल्ली में भी हुई, हरियाणा में हुई। ये ट्वीट कर रहे हैं राहुल गांधी एक के बाद एक, और कह रहे हैं कि भाई ममता की हार पर कांग्रेसियों को भी खुश नहीं होना चाहिए। अब आप समझिए कि पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस पार्टी ने खुद मेहनत की ममता बनर्जी को हराने की। चाहती तो कांग्रेस पार्टी वहां पर ममता बनर्जी को अकेले लड़ने देती, उन्हें पता था कि उनका कोई आधार नहीं था। इसके बावजूद राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी हर एक सीट पर उतरती है। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी भी उतरते हैं। अब जब चुनाव में बुरी तरीके से ममता पिट गई, राहुल को यह समझ में आ गया कि अब ममता का काम खत्म हो गया, लेकिन अब अपनी सियासत कैसे की जाए। तो राहुल ने एक बार फिर से वही वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब यह बात राहुल को भी पता है कि एक छोटा सा बच्चा भी समझेगा कि चुनाव कराने वाला एक ही है, चुनाव आयोग। केरल में वो कांग्रेस पार्टी को जिता देता है, तमिलनाडु में वो टीवी को जिता देता है, कांग्रेस वहां पर समर्थन दे देती है, लेकिन बंगाल में वही भाजपा को जिता रहा है, असम में वही भाजपा को जिता रहा है। इन आरोपों पर शायद एक 5 साल का बच्चा भी भरोसा ना करे। तो राहुल ऐसा क्यों करते हैं? क्या राहुल को यह बात समझ में नहीं आती? बिल्कुल आती है। राहुल को यह बात पूरी तरीके से समझ में आती है कि उनकी बातों को अब सड़क पर सोया हुआ डोगेश भी नहीं सुन रहा है। अब ये डोगेश कौन है, ये जंजी जानते होंगे। फिर भी राहुल ये बातें कहते हैं, इसके पीछे दरअसल वो फॉरेन एजेंसीज हैं, वो डीप स्टेट है जो काम कर रहा है। जब वो राहुल को ट्वीट्स बनाकर देता है, क्योंकि उसका एक ही काम है भारत में केंद्र सरकार को कमजोर करना। आज जो वैश्विक हालात हैं, उन वैश्विक हालातों में आप देखिए कि जब पूरी दुनिया हॉर्मुज के चलते संकट में थी, भारत इस संकट से भी निकलकर आगे आ गया। कितनी कोशिशें नहीं की अमेरिका ने, कितनी कोशिशें नहीं की दूसरे देशों ने, कोई फर्क नहीं पड़ा। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हुई, भारत ने यह तेल का संकट भी एक सिरे से इसको पार कर लिया। चाहे फिर यूक्रेन रूस युद्ध का हो, अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध का हो, भारत पर अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, भारत पर कोई असर नहीं पड़ता है। भारत की मजबूती आज ये है, ना इजराइल भारत से खफा है, ना ईरान भारत से खफा है, यह भी भारत की मजबूती है। ना रूस भारत से खफा है, ना यूक्रेन भारत से खफा है, यह भी भारत की मजबूती है। और दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो ये नहीं देख पाते कि भारत आज नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में उनकी कोशिश रहती है कि हम बाहर से तो भारत पर अटैक नहीं कर सकते। अब आतंकवाद एक हमारा पड़ोसी देश करता है तो उसको हम वैसा जवाब दे देते हैं, तो वो भी थर थर कांपता है। तो ये डीप एजेंसीज हैं, डीप स्टेट है। ये भारत के अंदर ही ऐसे लोगों को चुनता है जिनका भारत से कोई लेना देना ना हो, लेकिन वो भारत में रहते हैं, भारत की राजनीति करते हैं। उनके जरिए ये भारत में सरकारों को अस्थिर करवाने की कोशिश है कि आप लगातार माहौल बनाकर रखिए, जब भी मौका मिलेगा भारत में हम अराजकता फैला देंगे। और हम वजह बता देंगे कि चूंकि लंबे समय से 10 सालों से यहां पर वोट चोरी के आरोप लग रहे थे, सीटें लूटने के आरोप लग रहे थे, और उसी का ये परिणाम है। तो ये दूरगामी भविष्य की तैयारी है। लेकिन एक चीज तय है, राहुल राजनीति छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। अगर राजनीति राहुल को करनी होती तो शायद वो मैंडेट को स्वीकार करते, शायद वो कहते कि भाई केरल में हमें जिताया गया लेकिन बंगाल में हराया गया। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। इससे साफ है कि राहुल सिर्फ कठपुतली बनकर रह गए हैं, जबकि उनकी वाकई में असली सियासत में कोई रुचि नहीं है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ